पूरे 2 दिनों से राजवीर बुखार में तड़प रहा था, पर घर के लोगों को फुर्सत ही नहीं थी कि कोई उसकी देखभाल करे। यहाँ तक कि उसकी पत्नी राधिका भी अपने कजन की शादी में इस कदर व्यस्त थी कि राजवीर को पूरी तरह नौकरों के सहारे छोड़ दिया गया। राजवीर को बहुत तेज प्यास लगी थी, पर कमरे में पानी नहीं था। पहले तो राजवीर ने सोचा कि वो खुद ही चलकर पानी ले आएगा, लेकिन वो जैसे ही पानी लेने के लिए खड़ा हुआ, उसे चक्कर आ गया और वो बेड पर गिर पड़ा। दोबारा उठने की हिम्मत नहीं हुई उसकी पानी लेने जाने के लिए। वो चुपचाप ही बेड पर लेटा रहा। राजवीर को किसी को पुकारने की भी इच्छा नहीं हुई। उसका मन शोक और निराशा से दुखी हो रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन उसकी ये दुर्दशा होगी, पर अपनी इस स्थिति के लिए वो किसे दोष देता, जबकि वो बहुत अच्छे से जानता था कि अपनी इस दुर्दशा के लिए वो खुद ही जिम्मेदार है। घर जमाई बनकर इस घर में रहने का उसका खुद का फैसला था। वो पत्नी को भी बेवफा और स्वार्थी नहीं कह सकता था। उसका व्यक्तित्व ही इतना दुर्बल और निरुपाय हो गया था कि वो निरंतर सबके द्वारा छला जा रहा था। बस एक गलत कदम और उसके जीवन की दिशा और दशा दोनों ही बदल गईं। राजवीर के पापा विश्वनाथ, जो कभी उसके सबसे अपने हुआ करते थे, उसके पापा उसकी सबसे ज़्यादा चिंता किया करते थे, जो उसके आदर्श गाइड फिलॉसफर और माँ भी थे। वहीं राजवीर ने अपने पिता के प्रति अपने मन में एक गलत धारणा बना ली थी। उसने अपने पिता पर ही शक किया, उनसे घृणा की, जिसका परिणाम राजवीर अब भुगत रहा है। जब किसी की आत्मा पर संशय का पर्दा पड़ जाता है, ऐसा संशयी व्यक्ति कभी सही गलत का अंतर समझ ही नहीं पाता है। पापा के प्यार पर संशय ने ही उसे अपने घर परिवार के लिए अजनबी बना दिया था। आज उसे अपनी माँ कावेरी देवी की बहुत याद आ रही थी, जो उसकी छोटी से छोटी खुशी के लिए भी अपनी बड़ी से बड़ी खुशी कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। उसके एक पुकार पर अपने सारे काम छोड़कर उसके आगे पीछे दौड़ती रहती थी। अगर कभी राजवीर को हल्का सा बुखार भी आ जाता तो वो पूरा घर सर पर उठा लेती थी। वो कभी उसका सिर सहलाती, कभी उसके पैर दबाती। इस बात के लिए पापा अक्सर उन्हें समझाते रहते थे, कावेरी, थोड़ा बहुत बुखार हो जाना सामान्य सी बात है, इसमें घबराने की क्या बात है। तुम इस तरह से परेशान मत हुआ करो। तुम्हारे इस तरह घबराने से मैं भी नर्वस हो जाता हूँ। उसे स्कूल से आने में जरा सी देर हो जाती तो कावेरी जी सड़क पर आकर खड़ी हो जाती। उनका सुबह से शाम तक का सारा समय राजवीर के इर्द गिर्द उसके आराम का ख्याल, उसकी हर सुख सुविधा को पूरा करते करते गुजरता। उनका ये जुनून देखकर पापा अक्सर मम्मी से गुस्सा हो जाया करते थे और उनको डांट दिया करते थे, लेकिन थोड़ी ही देर बाद फिर से प्यार से समझाते। देखो कावेरी, इतना ज़्यादा लाड प्यार राजवीर को जरूर बर्बाद कर देगा एक दिन। पर माँ का अटल विश्वास था कि उसका बेटा एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। 10th में जब राजवीर को 93% मार्क्स मिले, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवाई उन्होंने, पर जल्द ही उनकी खुशियों को किसी की नज़र लग गई। उन्हें लीवर का कैंसर हो गया। जैसे ही डॉक्टरों ने उनके जीवन को 3 महीनों में सीमित कर दिया था, कावेरी जी को सबसे ज़्यादा यही चिंता खाए जा रही थी कि उनके जाने के बाद उनके बेटे का उनकी तरह ख्याल कौन रखेगा। एक बात उन्हें अच्छी तरह समझ में आ गई थी कि उनके जीवन के वक्त और हालात दोनों बदल गए थे। वो अब उनके वश में नहीं था, कभी भी कुछ भी हो सकता था। ये कावेरी जी बहुत अच्छी तरह जानती थी।
कावेरी जी ने काफी सोच समझकर अपने बचपन की सहेली और दूर के रिश्ते से बहन मनोरमा को अपनी 5 वर्षीय बेटी अनामिका के साथ अपने पास बुलवा लिया था। मनोरमा असमय ही विधवा हो गई थी। 2 महीने पहले ही मनोरमा के पति की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उसके बाद मनोरमा पूरी तरह टूट गई थी। मनोरमा अपनी बेटी के साथ कोई आश्रय ढूंढ रही थी। इस समय हालात कुछ ऐसे थे कि कावेरी और मनोरमा दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी। इसीलिए दोनों के बीच एक अपनत्व भरा रिश्ता कायम हो गया था। कावेरी के ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण कठिन समय में मनोरमा ने उसके पूरे घर परिवार को बहुत ही अच्छी तरह संभाल लिया था। तो कावेरी जी ने भी अनामिका को एक अच्छे स्कूल में एडमिशन दिला दिया था और उसकी सारी जिम्मेदारी उठा ली थी। धीरे धीरे दोनों माँ बेटी उस परिवार का एक अभिन्न अंग बन गए थे। मनोरमा राजवीर का अपने बेटे की तरह ख्याल रखती थी और उसे प्यार करती थी। ये सब देखकर कावेरी जी बहुत खुश थी। एक दिन कावेरी जी ने मनोरमा से वादा लिया था कि उसके नहीं रहने पर वो उसके पुत्र को छोड़कर कहीं भी नहीं जाएंगी। वो राजवीर का पूरा ध्यान रखेंगी ताकि वो निश्चिंत होकर इस दुनिया को छोड़ सके। मनोरमा से वादा लेने के 1 महीना भर बाद ही वो काल के गाल में समा गई थी। कावेरी जी के नहीं रहने पर मनोरमा ने अपना वादा निभाया। राजवीर की देखभाल के साथ साथ उसको मानसिक संबल भी दिया। मनोरमा राजवीर को उसकी माँ की इच्छा पूरी करने के लिए प्रोत्साहित करती रहती थी। माँ के जाने के बाद राजवीर पूरी तरह टूट गया था। माँ को भूलना उसके लिए इतना भी आसान नहीं था। वो उसके रूह की गहराइयों से जुड़ी हुई थी। फिर भी उसने अपना पूरा ध्यान और शक्ति पढ़ाई में लगा दिया, क्योंकि राजवीर अपनी माँ की इच्छा को पूरी करना चाहता था और उसने ठान भी लिया था कि वो हर हाल में अपनी माँ की इच्छा को पूरी करेगा। उसकी मेहनत रंग लाई और उसका एडमिशन आईआईटी कानपुर में हो गया। कानपुर जाकर वो ऐसा पढ़ाई में रम गया कि उसने घर आना ही कम कर दिया था, क्योंकि घर आते ही उसे माँ की यादें दुखी कर देती थी। उसकी समझ में नहीं आता कि आखिर विधाता ने उसकी माँ की जीवन यात्रा बीच में ही समाप्त करके उसके साथ ऐसा अन्याय क्यों किया। गांव से दिल्ली आ गई थी उसके पापा की देखभाल करने के लिए, पर माँ की मृत्यु ने उसके पापा को भी मानसिक रूप से पूरी तरह तोड़कर बिखेर दिया था। फिर भी वो राजवीर की देखभाल और उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पहले से ज़्यादा तत्पर रहते थे। अब उन्होंने राजवीर को डांटना भी बंद कर दिया था। एक मनोरमा मौसी ही थी जो कुल जमा 3 सदस्यों के बीच कड़ियाँ जोड़ती रहती। जब वो इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में था, तभी अचानक एक दिन उसे पटना में रहने वाले उसके एक दोस्त कुणाल ने सूचित किया कि उसके पापा ने मनोरमा मौसी से शादी कर ली है। ये सुनते ही दुख, क्षोभ और घृणा से उसका पूरा शरीर थरथरा उठा। इतनी बड़ी बात हो गई और पापा ने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। वो तो उसके सबसे अपने थे, फिर उसे इतना पराया क्यों कर दिया कि उससे पूछना भी उन्होंने जरूरी नहीं समझा। उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल सी मची हुई थी। फिर भी उसने पापा को फ़ोन नहीं किया, क्योंकि राजवीर अपने पापा से बहुत नाराज़ था। 2 दिनों बाद उसे पापा का भेजा हुआ लिफाफा मिला। उसे समझते देर नहीं लगी कि फ़ोन से बोलने की हिम्मत नहीं हुई तो लिख कर भेजा है। गुस्से में लिफाफे के टुकड़े टुकड़े करके डस्टबिन में डाल दिया। राजवीर रात भर माँ को याद करके निशब्द रोता रहा। दूसरे दिन ही उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि वो कभी लौटकर अपने घर पटना नहीं जाएगा। पापा ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की।
उसको सब कुछ बताने के लिए कानपुर तक आए, लेकिन राजवीर मौन साधे हुए प्रतिक्रिया विहीन बैठा रहा। राजवीर के इस तरह व्यवहार ने उसके पापा को भी अंदर तक आहत कर दिया था। पापा ने उसे बहुत समझाया कि इस शादी से तुम्हारे जीवन में कोई अंतर नहीं आएगा, सब कुछ पहले जैसा ही है। आज भी हम दोनों तुम्हारे उतने ही अपने हैं जितना कि इस शादी से पहले थे। पर राजवीर नहीं माना तो नहीं माना। फिर पापा के शादी करते ही उसे अपना घर पराया लगने लगा था। जिस मनोरमा मौसी में कभी उसे माँ के दर्शन हुआ करते थे, अब वही उसे छल करने वाली विमाता नजर आने लगी थी। इस उम्र में पापा का शादी करना उसकी नज़रों में एक मर्यादाहीन आचरण था, जो लोगों की नज़रों में उसे शर्मसार कर रहा था। फाइनल ईयर का रिजल्ट आते ही उसे नौकरी मिल गई। बिना घर पर सूचित किए वो रांची आ गया था। घर के सभी लोग उसको लेकर परेशान रहते थे। राजवीर भी काफ़ी अकेला और दुखी रहने लगा था। इसी दौरान अपने साथ काम करने वाले विवेक से कुछ ज़्यादा ही जुड़ गया था वो। विवेक के घर पर उसे पनाह मिली। विवेक की माँ के लिए वो बहुत जल्द अपने बेटों से भी प्यारा हो गया। भयंकर तूफान गुजर जाने के बाद घर परिवार से बिछड़ा पक्षी उस बहेलिया को ही अपना मान लिया, जो जाल बिछाए उसे फांसने के लिए तैयार बैठा था। फिर तो विवेक की माँ ने झटपट इस बेशकीमती नगीने को अपनी बेटी राधिका की अंगूठी में जड़ने में देर नहीं लगाई। पहले तो घर बैठे बिना किसी दान दहेज के मिले इस दामाद को उस घर में खूब मान सम्मान और प्रेम मिला। राधिका भी बहुत खुश रहती थी। ससुराल के झंझट से मुक्त, यहाँ घूमने फिरने की पूरी आज़ादी थी। राजवीर ने भी सहर्ष वही करने का फैसला ले लिया। पर जल्द ही राजवीर को एहसास होने लगा था कि घर की चाह में वो जितना भी खर्च करे, लेकिन उसका मान सम्मान घर के बेटों सा नहीं था। साथ ही मायके में रहने के कारण पत्नी का बड़बोड़ापन भी बढ़ रहा था। राजवीर की देखभाल और ख्याल रखने के बदले उसे अपने बनाव श्रृंगार और शॉपिंग की धुन रहती थी। दिनों दिन उसके मौज मस्ती की सीमाएं बढ़ती जा रही थी। नए नए आधुनिक ढंग के कपड़े गहनों पर उसका ज़्यादा ध्यान रहता। पति उसके लिए बस पैसा कमाने का मशीन मात्र था। सासू माँ जो पहले उसकी होने का दावा करती थी, अब उन्होंने उसे सुनाना शुरू कर दिया था कि हमेशा घर में रहने वाले की रोज रोज आव भगत तो नहीं हो सकती। राजवीर को आव भगत की चिंता नहीं थी। उसे तो सिर्फ और सिर्फ उसी प्यार की तलाश थी जो उसके माँ पापा कभी उससे करते थे। धीरे धीरे सबके दिल में उसके लिए प्यार घटता ही जा रहा था। अब तो स्थिति ये हो गई थी कि बीमार होने पर भी किसी के पास समय नहीं था कि उसकी कोई देखभाल कर सके। राजवीर को लगने लगा था कि अपने पैरों पर स्वयं ही उसने कुल्हाड़ी मारी है। तभी अपनी पत्नी राधिका की आवाज़ सुनकर उसकी तंद्रा भंग हुई। वो रामू से कह रही थी, साहब उठे तो उनसे पूछकर दवा और खाना दोनों खिला देना, मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। राजवीर का बुखार अभी थोड़ा सा कम हुआ था, इसीलिए वो थोड़ा सा अच्छा महसूस कर रहा था। राधिका के जाते ही राजवीर उठ बैठा। घर में सिर्फ वो और रामू ही थे। अचानक उसके मन में अपने पापा और मनोरमा मौसी की स्मृति मुखर होने लगी। उनका प्यार याद कर उसका मन विकल हो उठा। वो तुरंत उठकर कपड़े बदलकर और कुछ कपड़े बैग में डाल ड्राइवर को गाड़ी निकालने के लिए बोला। अब और अपमान का दंश झेलना उसे गवारा नहीं था। ऑफिस से पूरे 1 महीने की छुट्टी लेकर उसी समय पटना के लिए रवाना हो गया।
रात भर के सफ़र के बाद सुबह के उजास फैलने के साथ वो पटना पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उसे ऐसा लगा जैसे वहां का कड़कड़ उसे पुकार रहा था। इस धरती, आकाश और हवा में जाने कैसी संजीवनी थी कि उसके सारे दुख, संताप और बीमारियां पटना की धरती पर पहुंचते ही जाने कहाँ लुप्त हो गई। जैसे ही कार आकर उसके अपने घर के गेट के सामने रुकी, अपना वो पुराना घर उसे किसी आत्मीय स्वजन से कम नहीं लगा। अनायास ही उसकी आंखें भर आईं। गेट खोलकर अंदर आया तो सामने ही पथरीले आंगन में बैठी मनोरमा मौसी चावल बीन रही थी। पहले की तरह अपने काम में मगन। उन्हें पता ही नहीं चला कब उनके बगल में राजवीरा खड़ा हुआ। जैसे ही उसने झुककर मौसी के चरण स्पर्श किए, वो चौंक कर सिर उठाई तो सामने राजवीर को देखकर थोड़ी देर के लिए एकटक उसे देखती रह गईं। फिर उसे खींचकर सीने से लगाकर फूट फूट कर रो पड़ी। वो आहट सुनकर पापा भी बाहर आ गए। उसे देख उनकी आंखें भी छलक आईं। उसके पापा ने जल्दी से घर के अंदर आकर उसको गले से लगा लिया और स्नेह से उसकी पीठ थपथपाते हुए उसके करीब आकर बैठ गए। आज उसे लगा अपने ऐसे होते हैं जिन्हें अपने मान अपमान से ज़्यादा अपनों की चिंता होती है, जिन्हें अपना रिश्ता तोड़ने के बदले झुकना पसंद होता है। वर्षों बाद ढेर सारा प्यार, स्नेह और अपनापन पाकर वो आत्मविभोर हो उठा। घर आकर उसे बेहद शांति का अनुभव हो रहा था। जीवन में मिले अपमान, ठोकरें और बेगानेपन ने उसे अपनों का महत्व समझा दिया था। एक दिन जिस घर में राजवीर को नफरत हो रही थी, आज वही घर उसे प्यार का सागर नजर आ रहा था। रात में खाना खाने के बाद मौसी ने उसका बिस्तर उसके उसी पुराने चिरपरिचित कमरे में लगवा दिया। वो सारा काम समाप्त कर उसके सिरहाने आकर बैठ गईं। पहले की तरह ही सिर सहलाते हुए बोली, मैं जानती हूँ कि मैं ही तुम्हारी अपराधी हूँ, पर तुम मेरा विश्वास करो बेटा, ये शादी हमें मजबूरी में करनी पड़ी। कावेरी दी के गुजर जाने के बाद आस पड़ोस के लोगों के शर्मनाक फब्तियों ने हमारा जीवन मुश्किल कर दिया था। खुलेआम लोग हमें बदनाम कर रहे थे। अनामिका को भी तानों उलाहनों से लोग परेशान कर रहे थे। हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। हम दोनों माँ बेटी इस घर में पूरी तरह सुरक्षित थे। तुम्हारे पिता के लिए भी अपना घर और नौकरी दोनों इस उम्र में संभालना मुश्किल हो रहा था। इसीलिए हम दोनों ने शादी का फैसला लिया। हमारे इस फैसले को तुम समझ नहीं सके और घर छोड़कर चले गए। फिर तुमने दोबारा कभी इस घर की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। तब से मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अगर तुम नहीं चाहोगे तो चाहे मुझे जितनी भी कठिनाइयाँ झेलनी पड़े, मैं इस घर में नहीं रहूँगी। अनामिका को साथ लेकर घर छोड़कर चली जाऊँगी, पर अब तुम्हें इस घर से कभी नहीं जाने दूँगी। मैंने कावेरी दी को वचन दिया था कि हमेशा तुम्हारी खुशियों का पूरा ख्याल रखूँगी। फिर भला मैं कैसे तुम्हारी खुशियों के आड़े आ सकती हूँ। उनकी आंखों से उनका वात्सल्य आंसुओं के रूप में उमड़ पड़ा। थोड़ी देर तक वो निशब्द रोती रहीं। फिर उसके बाद जब वो उठकर जाने लगी, तब राजवीर ने उनका हाथ थामते हुए कहा, मौसी, क्या आप अपने इस नालायक बेटे को एक बार माफ़ नहीं कर सकती? मैं वादा करता हूँ आगे आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। उसके व्यवहार से हैरान वो आश्चर्य मिश्रित दृष्टि से मौसी उसे निहारने लगी। मैंने एक और गलती की है मौसी। बिना आप लोगों को बताए ही मैंने शादी कर ली। आशा है आप दोनों मुझे माफ़ कर देंगे। अरे सच में मेरी बहू को कहाँ छोड़ आए, फिर उसे साथ क्यों नहीं लाए?
जाने कब से दरवाजे पर खड़े उन दोनों की बातें सुनते उसके पापा कमरे के अंदर आ गए। अरे मौसी, थोड़ा रुको तो सही, पहले अपना ट्रांसफ़र तो पटना करवा लूँ, फिर हमारा पूरा परिवार हमेशा एक साथ रहेगा। उसके बाद बहुत देर तक आपस में घर परिवार और बहू की बातें होती रहीं। जब सब सोने चले गए तब वो बैठा राधिका को मैसेज भेज रहा था, अब मैं लौटकर घर जमाई बनने तुम्हारे घर नहीं आऊँगा। अगर तुम मेरे साथ मेरे घर की बहू बनकर रहना चाहती हो तो तुम्हें अब पटना आकर मेरे पास रहना होगा, मेरे माता पिता के साथ, वरना आगे तुम खुद समझदार हो। राजवीर का मैसेज पढ़कर राधिका ने वहां आने से मना कर दिया। जैसे ही राधिका ने अपनी माँ और भैया को ये बात बताई कि राजवीर अब यहाँ कभी भी वापस नहीं आने वाला है, उसकी माँ ने उसको तुरंत ही अपने ससुराल जाने के लिए बोल दिया। राधिका गुस्से में बोली, मैं नहीं जाऊंगी अपनी ससुराल, मैं यहीं रहूंगी। ये सुनकर राधिका के भैया बोले, सुन राधिका, तू अपनी ससुराल चली जा, तेरे खर्चे उठाने के लिए तेरा पति अब यहाँ नहीं बैठा है और मेरे पास तेरे फालतू के खर्च के लिए पैसे नहीं हैं, तो तेरे लिए अच्छा यही होगा कि तू अपने घर चली जा। ये सारी बातें सुनकर आज राधिका को एहसास हो रहा था कि उसने राजवीर के साथ कितना गलत किया। जब तक राजवीर इस घर पर पैसे लुटाता रहा तब तक मैं सबके लिए बहुत अच्छी थी। जैसे ही वो घर से बाहर गया और मैं सबके लिए बोझ बन गई। ये सब सुनकर राधिका ने तुरंत ही राजवीर को फ़ोन किया और कहा कि मैं घर आ रही हूँ। राजवीर ने राधिका का पटना के लिए टिकट करा दिया। राधिका जैसे ही स्टेशन पर पहुंची, राजवीर मुस्कुराते हुए उसका इंतजार कर रहा था। राधिका ट्रेन से उतरते ही राजवीर के गले लगकर रोने लगी और उससे माफ़ी मांगी। राजवीर और राधिका दोनों घर पहुंचते हैं। मनोरमा मौसी ने उन दोनों का स्वागत किया। आज मनोरमा मौसी बहुत खुश थी क्योंकि उसने जो कावेरी दी से वादा किया था, आज उसका वादा पूरा हो गया। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।